हेलो स्टूडेंट, अ वार्म वेलकम टू इंटरमीडिएट कोचिंग क्लासेस भागलपुर। मैं आप सभी का बायोलॉजी टीचर सन्नी आपके साथ आपके हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहेगा। आप पूरा क्लास करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत ही हो सके। तो क्लास 9 की ये क्लास की वीडियो है। आज के सेशन में हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी का है वो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है। इसमें हम लोग का फर्स्ट क्या आता है, ऑटोट्रॉप्स हम पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो ऑटोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने से खाना अपना बना सकते हैं। तो देखिए, द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विच कैन मेक देयर ऑन फूड, जो अपने से अपने खाना बना सके, जो अपने से ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सके। किसकी? ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन कर सके वही ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में है ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी ऑटोट्रॉप्स हैं। तो आप कहेंगे सर कि खाना तो हम लोग भी बनाते हैं लेकिन हम लोग ग्लूकोज नहीं बनाते, हम लोग खाना को कुक करते हो। जैसे जो कच्चा होता है उसे पका के खाते हैं ताकि हम लोग के भोजन में स्वादिष्टता आ सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, इन फैक्ट ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म अ बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली होता क्या है, जो रियलिटी है, ग्रीन प्लांट जो है कुछ अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, कुछ अंदर से ऐसी एक्टिविटी करती है जिसका नाम फोटोसिंथेसिस है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ऑफ सनलाइट को लेकर अपना खाना बनाती है। इस सभी को मिलाकर CO2 और H2O को मिलाकर, और सनलाइट, जिसको सनलाइट फोटो का जो मीन्स होता है ना, वही होता है सनलाइट स्टूडेंट। ये जो फोटो का मीन्स है इसका मीन्स ही होता है सनलाइट। तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस में करना, तो फोटोसिंथेसिस। तो इसमें देखिए कि इसको जो है इक्वेशंस होते हैं, CO2 और H2O को मिलाकर, 6CO2 6H2O को मिलाकर ग्लूकोज बनाए जाते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसीलिए यहाँ पे है। तो आप इस सबको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हेटेरोट्रॉप्स, जो कि इसका उल्टा होता है ऑटोट्रॉप्स का, जस्ट अपोजिट होता है हेटेरोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं पका सकते हैं, और ऑटोट्रॉप्स में सिर्फ ग्रीन प्लांट ही होते हैं और कोई नहीं होते हैं। तो लिखेंगे हेटेरोट्रॉप्स। The living organism which cannot make their own food इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में दे दीजिए, ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स सारे ऑर्गेनिज्म सिर्फ ग्रीन प्लांट को छोड़ करके सब हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है वो भी हेटेरोट्रॉप्स है। ह्यूमन, काउ, बफेलो, गोट, हैन, ये सब सभी हेटेरोट्रॉप्स है, जो कि ऑटोट्रॉप्स का जस्ट अपोजिट होता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑटोट्रॉप्स is also called as producer, क्योंकि ये फूड को प्रोड्यूस करता है इसलिए इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है।
और दूसरा पॉइंट में हेटेरोट्रॉप is also called consumer as consumer, क्योंकि ये जो है फूड लेता है किससे, प्रोड्यूसर से लेके यूज करता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, कंज्यूमर। और जितने भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते ही रहते हैं, जितने भी है वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट रहेंगे ही रहेंगे। तो अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से सेम टू सेम रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे क्या होता है। एक लाइन लिख लीजिए, ये जरूरी नहीं है फिर भी हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसे आप क्लास 8 के एसएसटी की जो किताब है उसमें पढ़े होंगे। मैं इस चीज से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को क्लियर करने के लिए ये डिफिनेशन लिखा रहा हूँ। द डेवलपमेंट which does not affect the environment in any mode, किसी भी प्रकार से इन्वायरमेंट को जो क्षति नहीं पहुंचाता है, इज नॉन एज क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो यही हो गया जिससे कि हानि नहीं पहुंचे, किसको, वातावरण को हानि नहीं पहुंचे, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड आता है, हम लोग क्योंकि फूड रिसोर्स पढ़ रहे हैं इसीलिए हम लोग को कृषि पे आना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे आना पड़ेगा। अब आप लोग क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जगह पे एग्रीकल्चर लिख देंगे। और डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज होगा तो इसलिए डिफिनेशन लिखेंगे। इट कैन बी defined as the adaptation of farming methods and production management which does not affect the environment and increases yield of crop also। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा
फार्मिंग का तरीका, वैसा कृषि मतलब वैसा खेती करने का तरीका या फिर वैसा प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तरीका जिसके द्वारा हमारे वातावरण पर किसी भी प्रकार की कोई क्षति हानि नहीं पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। इससे किसी भी प्रकार की कोई क्षति वातावरण को नहीं पहुंचता है। इसमें फर्टिलाइजर के जगह पर बायो फर्टिलाइजर की यूज की जाती है, पेस्टिसाइड यूज नहीं की जाती है, इंसेक्टिसाइड यूज नहीं की जाती है। इसमें हम आगे बताएंगे कि क्या क्या होते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। नाउ आई एम इरेजिंग इट। अब देखिए इसमें कहा गया एडॉप्टेशन किया जाता है। तो किस किस चीज का किया जाता है वो देख लीजिए। मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग are the various adaptation of sustainable agriculture। तो हम लोग समझते हैं। अब देखिए मिक्स्ड फार्मिंग समझते हैं। तो सपोज कीजिए ये एक फील्ड है, इसी में हम लोग मेज भी लगा दिए, ये मेज का पौधा हो, और इसी के साथ साथ मस्टर्ड भी लगा दिए, फिर मेज लगाए, फिर मस्टर्ड लगाए। इसी को हम लोग क्या कर देंगे? मिक्स्ड फार्मिंग। मतलब दो क्रॉप का मिक्सिंग को क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग। अब ये तो मिक्स्ड फार्मिंग की बात हो गई। अब क्रॉप रोटेशन है, तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? ये तो फील्ड है ही, फील्ड तो है ही। अब देखिए फील्ड में क्या होता है कि जितना सा न्यूट्रिशन होता है सोइल फर्टिलिटी में, मान लीजिए 70% नाइट्रोजन है, N2 है, कुछ परसेंट CO, कुछ परसेंट फॉस्फेट है PO4, और सब जो इसेंशियल न्यूट्रिशन है वो सब है। और मेज सिर्फ नाइट्रोजन लेते हैं। अगर हम मेज लगाएं बार बार मेज लगाएं तो नाइट्रोजन हमारे खेत की सॉइल की फर्टिलिटी से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फुल्ली एक्सट्रैक्टेड होने के कारण इसमें फिर से अगर मेज लगाएं तो यील्डिंग जो होगी वो लेस होगी। क्या होगी? लेस यील्डिंग। ये चीज बहुत ही गड़बड़ होगी, ये तो हम लोग को चाहिए नहीं। और जैसा कि जान रहे, ड्यू टू ग्रोथ इन पॉपुलेशन, बहुत कम जगह पे ज़्यादा हम लोग को यील्डिंग चाहिए, ज़्यादा पैदावार चाहिए, ताकि हम लोग को जो भूखमरी से मरते हैं उस चीज़ से राहत मिल सके। अब देखिए इंटरक्रॉपिंग समझते हैं। क्या समझते हैं? इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? लाइन बाय लाइन, रो बाय रो, इसमें अगर मेज लगा दिए, इसमें पैडी लगा दिए, और इसमें मस्टर्ड लगा दिए, ये तो मीन्स हो गया कि खेत डिवाइड हो गया। फिर मेज लगा दिए, लैंड तो है एक ही। इसी को क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं।
आपने इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन ये सभी क्लास 8 में सुने होंगे, क्योंकि क्लास 8 में भी इसी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक और चैप्टर है, तो इसीलिए कुछ कुछ आप लोग बातें जानते होंगे, परंतु लेकिन बट इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में आप लोग नहीं जानते। तो आज का जो मेन चीज़ है इंटीग्रेटेड फार्मिंग को आपको समझाना होगा, तो राइट डाउन द हेडिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या है वो समझिए। अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन COMBINATION कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर with other forms of culture such as pisciculture। इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहेंगे। लेकिन पिस्सीकल्चर में फिश की क्या होती है? फिश की खेती की जाती है। कॉमा देंगे, अब लिखेंगे एक्वा कल्चर। पानी में खेती को क्या कहते हैं? एक्वा कल्चर, वाटर फार्मिंग। ऐसा नहीं कि पानी की खेती को, पानी में खेती जो कहते हैं एक्वा कल्चर कहते हैं। अब है एपी कल्चर। नाउ नेक्स्ट इज एपी कल्चर, बी कीपिंग। बी कीपिंग, सेरीकल्चर, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। इट मे बी यू कैन heard it, but if you not knowing it, then sericulture means farming of silkworm। सिल्कवर्म को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि सिल्कवर्म यहाँ पे भागलपुर जो हमारी सिटी है, सिल्क सिटी के नाम से फेमस है। तो यहाँ पे सिल्क की खेती की जाती है जिसको सेरीकल्चर कहते हैं। और सिल्क से कुकून, सिल्क के जो सिल्कवर्म से कुकून होते हैं उससे फिर थ्रेड फाइबर बनाया जाता है सिल्क का। उससे महंगी महंगी जो साड़ियाँ बनती है, कुर्ते बनते हैं, उसी को कहते हैं सेरीकल्चर। इस खेती को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इसको, इसमें महंगे दाम पे सब चीज़, इसके जो फाइबर्स होते हैं उसको बेचे जाते हैं। अब देखिए इसके बाद है पिगरी। पिग मीन्स होता है सुअर, और पिगरी मीन्स होता है सुअर की खेती। सुअर की खेती क्या, सुअर को पालना कहेंगे। पोल्ट्री फार्म, और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ऊपर में है, लिख लीजिए प्रोडक्शन। इसको क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जिसमें भैंस तथा गाय को पालकर जो हस्क बचते हैं खेत में,
उसको यूज करके प्रोडक्शन मीन्स यील्डिंग प्रॉफिट को बढ़ाया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग को आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब देखिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग। सपोज एक फार्मर है, उसके पास 2 एकड़ लैंड है, 2 एकड़ का लैंड है। अब 2 एकड़ कितना होता है? 200 डिसमिल इज इक्वल टू 2 एकड़। तो सब जगह की अलग अलग नाप होती है, बीघा में अगर देखा जाए, कट्ठा में देखा जाए, लेकिन एकर्स जो होते हैं वो सभी जगह के एक ही होते हैं। 2 एकड़ की लैंड है। अब देखिए इसमें मान लीजिए उसने वीट बुना। क्या बुना? वीट। वीट बुन दिया, वीट की खेती की। अब वीट तो एक फूड ग्रेन है, इससे हम लोग फूड ग्रेन की प्राप्ति कर ली। अब उसमें क्या होता है? हस्क बच जाता है। क्या बच जाता है? हस्क, जिसको क्या करते हैं? भूसा। उसमें जो मान लीजिए इतना बड़ा प्लांट होता है वीट का, यहाँ पे वीट लगा रहता है इतना टा, फिर ये सोयल हो गया। अब इतना टा जो बचा, ये वेस्ट नहीं जाने के लिए, यहाँ से यहाँ की जो लेंथ, इसको वेस्ट नहीं जाने देने के लिए साइंटिस्ट ने एक चीज सजेस्ट किया, दिमाग लगाया कि ये वेस्ट क्यों जाए। पहले क्या करते थे? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के तहत इसको जलाते थे खेत में, या फिर इसी को देके जोत देते थे, प्लग कर देते थे। लेकिन बाद में देखा क्या गया, उससे मीथेन गैस की प्रोडक्शन होने लगी। मीथेन गैस की प्रोडक्शन होने के कारण, जो मीथेन गैस है उसकी प्रोडक्शन होने के कारण सोयल की फर्टिलिटी पे बहुत ही इफेक्ट पड़ने लगा। सोयल की फर्टिलिटी पे जब इफेक्ट पड़ने लगा, व्हेन सोयल इज गेटिंग destroyed, its fertility is getting loosed, then the scientist has been suggested that we have to do integrated farming, means a combination of agriculture with other forms of farming। तो अब यहाँ पे जो ये हस्क बचे, इसको क्या किया? अब वही सेम, या तो देख लीजिए, सेम फार्मर क्या किया? गाय पाल लिया। सॉरी, मेरी ड्राइंग गली है, गाय पाल लिया। गाय पाल लिया, 2-3 गाय जो भी रखे। अब ये जो हस्क है, इसको इनने चारा के रूप में डाल दिया। चारा के रूप में जब डाल दिया, अब क्या हुआ? अब इसने खाया, इसको क्या क्या खाया? इसने भी खाया। गोबर के रूप में गोबर दिया, जो बचा वेस्ट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग सुबह सुबह पोटी जाते हैं, वही वेस्ट प्रोडक्ट है, एनएस के थ्रू, जो रेक्टम के थ्रू निकलता है। उसी प्रकार इसने भी खाया। वेस्ट प्रोडक्ट जो बचा, उसको क्या कहते हैं? काउ डंग, फिर गोबर। गोबर, उस वेस्ट को क्या किया साइंटिस्ट ने? मेन्योर या फिर गोबर गैस बनाने में प्रयोग ला लिया गोबर गैस बनाने में प्रयोग। तो ये हस्क की, जो हस्क की उपयोग हो गए। साथ में इसने क्या किया? मिल्क दे दिया, मिल्क भी दे दिया। तो देखिए प्रॉफिट क्या हुआ। यहाँ पे जाता था, सिर्फ सोयल की फर्टिलिटी पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने के बाद, सोयल की फर्टिलिटी पे
थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने के बाद ज़्यादा फायदा करता था, लेकिन एक ही प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ देखिए यील्डिंग कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती थी, लेकिन यील्डिंग में बढ़ोतरी होती थी। अब यहाँ कितना कितना देखिए, गोबर गैस, एक मेन्योर या गोबर गैस दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन गोबर गैस की जगह पे मेन्योर भी होता है, इसके साथ साथ होता है। एक इसमें मेन्योर जोड़ लिए 2, उसके बाद 3 प्रॉफिट रेदर देन फूड ग्रेन हुआ। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग से ये फायदे हुए, एडवांटेज हुआ। अब मूविंग टू नेक्स्ट, वी विल लर्न अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ही वो पार्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन। और 5 रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, गोल्डन, येलो, ब्लू और वाइट। तो देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके कारण हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब फूड ग्रेन्स में आते हैं। तो इस सब का हाई प्रोडक्शन को कहते हैं क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन। इसमें होता है इनहांस्ड फिश प्रोडक्शन। और तीसरा है येलो रिवॉल्यूशन। इंक्रीज्ड ऑयल प्रोडक्शन। हो गया येलो रिवॉल्यूशन। अब देखिए एक आता है मिल्क रिवॉल्यूशन, सॉरी वाइट रिवॉल्यूशन, जो मिल्क के लिए होता है। इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन। और एक है गोल्डन रिवॉल्यूशन, जिसका कि हम सभी को बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रही है। जिस तरह ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल रहे स्वामीनाथन कुरियन के कारण, इसी प्रकार से गोल्डन रिवॉल्यूशन नहीं हो पा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पल्स की जो है इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीज द पल्स प्रोडक्शन। पल्स बोले तो दलहन, दाल को जो दाल का जो पैदावार है उसको इंक्रीज करने के लिए जो रिवॉल्यूशन की, जिस क्रांति की जरूरत है उसे क्या कहते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन। ये हम सभी का 5 रिवॉल्यूशन है, 5 क्रांति है। इसमें सफ़ेद क्रांति, गोल्डन स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति, हरी क्रांति, नीली क्रांति और पीली क्रांति, ये सभी 5 क्रांति है। आप सभी ने अच्छे से पढ़ा। अब देखिए और एक जो बहुत ही फैक्ट वाली बात है वो मैं बता देता हूँ। इसे भी, इस सब को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अकॉर्डिंग to the survey of
2017 our country needs 241 million tons of food grain per annum. तो ये है कि हम लोग को 241 मिलियन टन फूड ग्रेन की ज़रूरत है थी 2017 की सर्वे के अनुसार, परंतु इनकी इन पॉपुलेशन की तो कमी नहीं है और अभी 2022 है, तो मेरे अनुसार से ये दुगुना हो गया होगा, लगभग 500 मिलियन टन की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट, यू आर रिक्वेस्टेड to write it down in your copy as you have taken a screenshot or you have write with me, then write in your copy, and in the description there is a link of WhatsApp group of class 9 मिशन क्लास 9 बोर्ड। तो उसमें आप सभी को आपका ये रिटन नोट्स भेजना है, और आपको किसी भी प्रकार की डाउट होगी तो लाइव डाउट सेशन आपको टीचमेंट ऐप के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसका लिंक मैं दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर और किसी प्रकार की दिक्कत होती है, जैसे पर्सनली, फिजिकली, मेंटली कोई भी दिक्कत आती है, आप किसी के साथ अगर शेयर नहीं कर सकते हैं, आप डिप्रेस्ड है, आप हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या फिर हमें मेल कर सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान के साथ उपस्थित रहूँगा। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही जल चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो थैंक यू।